हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के पाठ 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में। कक्षा 10 के गणित का पाठ 1 है और इस पाठ 1 के महत्वपूर्ण सूत्रों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उस सारे सूत्र पता चल जाएंगे और इन सूत्रों को कैसे प्रयोग करना है और कहाँ पे प्रयोग करना है ये चीज भी आप एग्जाम्पल के द्वारा सीख लेंगे। तो इस वीडियो में मैं ना केवल सूत्रों को बताऊंगा बल्कि उस सूत्रों पे आधारित प्रश्नों को भी बताऊंगा, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सूत्र को कैसे और कहाँ प्रयोग करना है ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे। तो मैं पहले बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर नहीं आया हूं बल्कि महत्वपूर्ण सूत्र को लेकर आया हूं और केवल सूत्रों की ही बात करूंगा, कोई फालतू बातें नहीं करूंगा। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है और केवल महत्वपूर्ण सूत्र और उस सूत्र को कैसे प्रयोग करना है और कहाँ पे प्रयोग करना है ये बातें मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और सारी चीजें आप समझते चलिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में कौन कौन से सूत्र इंपॉर्टेंट है आपके। तो जैसा कि मैं बता दूं, इस चैप्टर में चैप्टर 1 में क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 1 में आप देखेंगे कि एक ही सूत्र है जो सबसे महत्वपूर्ण है और इस सूत्र पे आधारित हर साल प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीजों को समझिए। केवल एक सूत्र है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। एक ही सूत्र से घुमा घुमा करके प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और मैं बता दूं तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूं, महत्वपूर्ण सूत्रों की बात कर रहा हूं और सूत्रों पे आधारित प्रश्न कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसकी मैं बात कर रहा हूं और कैसे उस सूत्रों का प्रयोग करके आप उसका हल निकाल पाएंगे, मैं इसकी बात करने वाला हूं, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व कराऊंगा, अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तब, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला सूत्र हमारे पास क्या है। यही एक सूत्र है और इस सूत्र को समझ लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है लसा और मौसा के बराबर होता है, ठीक है। दो संख्याओं का जब हम गुणा कराते हैं तो उन दोनों संख्याओं का लसा और दोनों संख्याओं का मौसा इन दोनों के गुणा के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं हमारे पास ए और बी हैं, तो ए और बी हमारे पास अगर दो संख्याएं हैं तो इनका अगर हम गुणा करा देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएंगी, इनके लसा यानी कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एलसीएम का मतलब लसा, लसा ए और बी के लसा और ए और बी के मौसा यानी एचसीएफ, इसके गुणनफल के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा इन दोनों संख्याओं के लसा और दोनों संख्याओं के मौसा के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है और इसी फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे कि कभी कभी आपको ए निकालने को बोल देगा और ये बी और एलसीएम एचसीएफ ये सब कुछ दिया होगा। कभी कभी आपको बी निकालने को बोल देगा और ये ए एलसीएम और एचसीएफ सब कुछ दिया होगा, ठीक है। कभी कभी आपको एलसीएम ही निकालने को बोलेगा और बाकी सारी चीजें गिवन में, ठीक है। अब इसी तरीके से कभी एचसीएफ भी पूछ सकता है और बाकी सारी चीजें आपको दे सकता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न यहाँ पे एक प्रश्न मैंने ले रखा है, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इस प्रश्न में है कि यदि ए बराबर 8 तथा एचसीएफ ए और बी, यानी कि हमारे पास ए 8 है, ए एक संख्या है और ये 8 है और इस ए और बी दो संख्याओं का जो एचसीएफ है हमारे पास 4 है, ठीक है। एचसीएफ मतलब मौसा होता है तथा एलसीएम ए एंड बी यानी कि लौसा जो है ए और बी का वो 12 है, तब हमें बी का मान बताना है। इस प्रश्न में बेसिकली पूछा ये गया है कि ए और बी हमारे पास दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का मौसा और लौसा दिया गया है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का मौसा लौसा दिया गया है लेकिन एक संख्या नहीं दी गई है, एक संख्या यहाँ पे मिसिंग है। तो इस संख्या को हमें बताना है कि बी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमने सीखा है अगर यहाँ पे दोनों संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है किसके बराबर होता है, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। ये बात हमने अभी सीखी है यहाँ पे कि अगर हमारे पास ए और बी दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके लसा और मौसा के बराबर होता है, लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए दिया गया है तो ए बराबर 8 है तो ए की जगह पे हम 8 लिख सकते हैं और बी हमें नहीं दिया गया है तो बी की जगह पे हम केवल बी रखेंगे। बराबर में एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एचसीएफ यानी मौसा दिया गया है कितना है 4 है तो 4 लिख लेंगे इसके जगह पे। और यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का लसा दिया गया है तो लसा कितना है 12 है तो इसके जगह पे हम 12 लिख लेंगे, ठीक है। एलसीएम की जगह पे 12 लिख लेंगे
अब हम b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस b को हम b ही रहने देंगे, यहीं पे रहने देंगे जहाँ पे है, बराबर है तो बराबर लिख देंगे। इस 8 यहाँ पे गुणा है, इसको हमने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि इस 8 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ 4 गुणे 12 है ऑलरेडी, तो यहाँ 4 गुणे 12 रहेंगे, नीचे आकर के ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आसानी से हम काट सकते हैं। 4 से हम 2 बार में 8 को काट सकते हैं, नीचे क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पे क्या बच गया 12 बट्टा में 2। अब इस 2 से हम 12 को काट सकते हैं आसानी से, 6 बार में कट जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो 6 जो होगा आपका आंसर आ गया, यानी कि बी का मान क्या प्राप्त हो गया 6। बी संख्या हमसे पूछी गई थी और बी संख्या का मान हमने निकाल लिया। किससे निकाला, इस सूत्र से निकाला। और ये सूत्र क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। उन दोनों संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रश्न को सॉल्व कर लिया, b बराबर 6 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी दूसरा जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाएंगे। और जैसा कि मैं बता दूं, इसमें केवल b का ही मान नहीं पूछ सकता है, या फिर इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या का मान के अलावा भी इसमें एचसीएफ भी पूछ सकता है कभी कभी, और इस संख्या का मान दिया हो और इसमें एचसीएफ पूछ दिया और सब कुछ दिया हो, तब आप कैसे करेंगे, तब भी आप इसी तरीके से सारा जितना दिया होगा उतना लिख देंगे। उसके बाद से बाकी बचे हुए नंबर्स को पक्षांतर करके हम सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा वो मान निकल जाएगा जो हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस सूत्र पे आधारित प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, बस इधर उधर घुमा सकता है या फिर आपको डिजिट बदल के दे सकता है। तो यहाँ पे नंबर जो है बदल सकता है, या फिर इस प्रश्नों को किसी और तरीके से पूछ सकता है। जैसे कि हमने ए और बी नाम ले लिया है, तो यहाँ पे कुछ और नाम लेकर के, यानी दो संख्याओं का गुणनफल करके, या फिर कोई ऐसी इबारती वाले प्रश्न को बना करके इस प्रश्न में पूछ सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सूत्र और इस सूत्र पे आधारित प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट सूत्रों के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।